हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह हम पद सोपान पे दूसरा वीडियो लेने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पद सोपान की परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार संक्षेप में देखे थे। तो आज हम इस वीडियो में पद सोपान के लाभ, उसके दोष यानी कमियां क्या क्या है और उन दोषों को दूर करने के उपाय, किस प्रकार से उन दोषों को दूर किया जा सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पद सोपान के लाभ। पद सोपान के लाभ देखिए। पद सोपान के लाभ क्या क्या लाभ या उसके महत्व पद सोपान के हो सकते हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। उसके बाद इसके दोषों की तरफ हम चलेंगे। तो हम दो लाभ तो ये देख सकते हैं कि पहला देखिए लाभ ये है कि एक आगे हम सिद्धांत पढ़ेंगे आदेश की एकता। तो आदेश की एकता का जो सिद्धांत है, एकता का सिद्धांत, उसका पालन इसमें हो जाता है। आदेश की एकता का सिद्धांत हम समझ चुके हैं शॉर्ट में कि एक जो कार्मिक है उसे केवल एक बॉस से, एक व्यक्ति से, एक अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। तो उस सिद्धांत का पालन इसमें हो जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा एक सिद्धांत और है जिसका भी पालन इसमें हो जाता है, वो कौन सा है? उचित माध्यम। उचित माध्यम का जो सिद्धांत है उसका भी पालन इसमें हो जाता है। उचित माध्यम का क्या अर्थ हुआ कि प्रत्येक जो आदेश है वो हर एक सोपान से गुजरेगा और जो रिपोर्ट है, जो नीचे से सूचना प्राप्त होती है, वो भी हर एक सोपान से गुजरेगी, यानी बीच में किसी का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की जाएगी। इसके बाद आगे देखिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका लाभ है वो है जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी इकाइयां हमने बनाई या हमने जो स्तर बनाए, उनके जो कार्य हैं या उनके जो प्रयास हैं, कार्य या प्रयास, उनमें एक रूपता आ जाती है। एक रूपता, एक रूपता और एकीकरण संभव है। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको समझिए किस प्रकार से कि हमने जो विभिन्न सोपानें बनाई है, पद सोपान हमने बनाई है, देखिए इस प्रकार से। इन पद सोपानों में हम देखते हैं कि इस सोपान पे बहुत सारे कार्मिक कार्य करते हैं, इस पे करते हैं, इस पे करते हैं, हालांकि इनकी संख्या कम होती जाती है। तो ये जो कार्य करेंगे, जैसे मान लीजिए ये सोपान के जो कार्य करेंगे, इनके कार्यों में एक रूपता रहेगी। फिर इसके बाद इनके कार्यों में एक रूपता रहेगी, ये एक जैसे कार्य करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हम कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो यदि पद सोपान बनाते हैं कार्यों के आधार पर, तो एक सोपान में जितने भी कार्मिक कार्य करते हैं उनका कार्य एक जैसा, एक रूपता उनमें रहेगी। जैसे उदाहरण के रूप में ये हम लें कि ये DIG, DIG के नीचे SP और SP के नीचे DYSP, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी DYSP है, मान लीजिए 250 DYSP है, तो इन सब के कार्यों में एक रूपता रहेगी। इसके अलावा इनको एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी सभी के कार्यों को एक जगह समाहित या समायोजित किया जाएगा, तो हमें एक इकाई के रूप में ये कार्य नज़र आएंगे। इसके बाद अगला जो है लाभ है वो है, तो कर्मचारियों या इकाइयों के प्रयासों में एक रूपता या एकीकरण संभव है। इसके बाद है संचार व्यवस्था की स्थापना। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है इसका, संचार व्यवस्था या संचार प्रणाली की स्थापना। अब ये भी इसका एक बड़ा लाभ है, संचार प्रणाली की स्थापना। वो किस प्रकार से होती है कि हमने देखा कि जो सूचनाएं जाएगी वो प्रत्येक स्तर से गुजरते हुए जाएगी, चाहे नीचे से ऊपर रिपोर्टिंग हो रही हो
या ऊपर से नीचे आदेश निर्देश दिए जा रहे हो, तो हर एक सोपान से गुजरती हुई जाएगी। तो इस प्रकार से अपने आप ही संगठन में एक संचार प्रणाली का जो है पालन होता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण इसका लाभ है। इसके बाद आगे देखिए अगला लाभ कि जो कार्य हैं, अधिकांश जो कार्य हैं उनका संपादन होता है। अधिकांश कार्य का संपादन कहाँ होगा? वास्तव में एक्चुअल में काम कौन करेंगे? अधिकांश कार्य का जो संपादन होगा वो होगा निम्न स्तर पर। नीचे के जो कार्मिक है, जो नीचे सबसे नीचे पद सोपान में काम करते हैं निम्न स्तर पर, वो वास्तव में कार्य करते हैं। जैसे हम उसमें देखेंगे अपने पद सोपान में, तो कांस्टेबल और एसआई ये जो है या एसएचओ ये ज़्यादातर कार्य करते हुए नज़र आएंगे। एक्चुअल कार्य वास्तव में जो जनता को सेवा देने का कार्य है वो उनके द्वारा किया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा? ये तो खैर बात हुई कि अधिकांश कार्य जो है निम्न स्तर के कार्मिकों द्वारा किया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि जो उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी जो पद सोपान में टॉप पर विराजमान है, उन लोगों को समय मिलेगा। उच्च अधिकारी को समय मिलेगा। किस किस कार्य के लिए समय मिलेगा? वो कार्य है नीति निर्माण। नीति निर्माण के लिए, यानी जो संगठन के महत्वपूर्ण जो कार्य है, नीति निर्माण का कार्य, उसके लिए जो इस प्रकार से ये समझिए कि जो गंभीर प्रकृति के मामले हैं, गंभीर मामलों के लिए उनके पास समय मिलेगा। यानी ये लोग जो है उन मामलों पर ज़्यादा समय दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास डेली का या रूटीन काम करने का दबाव नहीं होगा। वो काम जो है नीचे के स्तर के कर्मचारी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक लाभ होगा इसका। आगे देखिए इससे और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक फ़ायदा ये है इसका कि जो पद सोपान है उसमें जो निम्न स्तर है, सबसे नीचे वाला स्तर, उसके अलावा, निम्न स्तर के अलावा बाकी जितने भी जो सोपान है, निम्न स्तर के अलावा शेष जितने भी सोपान हैं उन सभी को शेष सोपान आप समझ रहे हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें ये सभी सोपान है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब सोपान है, सीढ़ियाँ हैं। तो जो शेष सोपान है, यानी जो शेष लेवल है, उन सबको नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। शेष सोपान नेतृत्व का अवसर प्राप्त होता है। किस प्रकार से अवसर प्राप्त होता है ये आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाला जो है सबसे टॉप जो सोपान है वो लीडरशिप करेगा, लीडरशिप प्रदान करेगा, नेतृत्व प्रदान करेगा इससे जस्ट नीचे वाले लोगों को। और ये जो सोपान है ये इससे जस्ट नीचे वाले लोगों को नेतृत्व प्रदान करेगा। तो यानी ऊपर वाला जो सोपान है वो नीचे वाले लोगों को नेतृत्व प्रदान करेगा, लेकिन जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे वाला सोपान है, उसको ये अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके नीचे कोई कर्मचारी या कार्मिक कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण इसका लाभ है। एक आध और लाभ देखते हैं इसके। एक है प्रत्यायोजन में सहायक। प्रत्यायोजन में सहायक। अब ये प्रत्यायोजन क्या है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, प्रत्यायोजन क्या होता है। लेकिन सिंपल आप समझिए, प्रत्यायोजन का अर्थ ये मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल ले आता हूँ कि जैसे मान लीजिए डीआईजी है, डीआईजी पुलिस के, और इसके नीचे एसपी है, इसके नीचे डीवाईएसपी है। आप जानते हैं एसपी कुछ कार्य और उन कार्यों को करने की सत्ता या प्राधिकार डीवाईएसपी को सौंप देता है कि आप ये कार्य कीजिए। कुछ कार्य अपने जो है एसपी इनको सौंप देता है, तो इसको कहते हैं प्रत्यायोजन।
यानी एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने निम्न स्तर के अधिकारियों को सत्ता, कार्य, उत्तरदायित्व सौंपना, ये कहलाता है प्रत्यायोजन। आगे हम इस पे डिटेल में पढ़ेंगे, प्रत्यायोजन का पूरा एक सिद्धांत है। तो क्योंकि सोपाने बनी हुई है ऑलरेडी, तो प्रत्यायोजन करने में आसानी रहती है। यानी ये इसको पता है कि मुझे अपने कार्यों का प्रत्यायोजन किसको करना है, मेरे जस्ट नीचे वाले अधिकारियों को। तो ये एक बड़ा इसका लाभ है। इसके अलावा एक लाभ और देखिए, वो है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और विशेषीकरण। श्रम विभाजन और विशेषीकरण, विशेषीकरण का आधार बनता है ये देखिए एक और इसका फायदा हुआ। श्रम विभाजन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, और विशेषीकरण क्या है? श्रम विभाजन का अर्थ है कि कार्य को आप, जो कुल कार्य है संगठन का, उसको छोटे भागों में बांटना। छोटे भागों में बांटना, कार्य को छोटे छोटे भागों में आप बांट दीजिए। कुल कार्य है जो संगठन का, यानी संगठन का, जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है, उसका क्या कार्य है? विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये बड़ा कार्य हुआ, कुल कार्य हुआ। अब इसको छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। पढ़ाने में कि लोक प्रशासन कौन पढ़ाएगा, इतिहास कौन पढ़ाएगा, विज्ञान कौन पढ़ाएगा, इस तरह अलग अलग भागों में आपने बांट दिया। इसके अलावा कॉलेज में कार्यालय के कार्य भी है, उनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया कि जो है कार्यालय में खरीद कौन करेगा, बिल कौन बनाएगा, सूचनाएं कौन तैयार करेगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये कार्यों को आपने बांट दिया। एक जो बड़ा कार्य था, आपका बड़ा सा गोला था, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ये कहलाता है श्रम विभाजन। अब उसके बाद है प्रत्येक जो कार्य आपने बांटा, जिसको हम कहेंगे कार्यांश। जो कार्यों को आपने बांटा उसको कहेंगे कार्यांश, इंग्लिश में कहेंगे उसको जॉब। तो प्रत्येक जो जॉब है उस पर विशेष व्यक्ति को नियुक्त करना। विशेष व्यक्ति की नियुक्ति, ये कहलाता है आपका नियुक्त करना। ये कहलाता है आपका क्या? विशेषीकरण। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन और विशेषीकरण आसान बन जाता है जब आपका संगठन पद सोपान के माध्यम से विभक्त हो रखा हो, पद सोपान के माध्यम से बटा हुआ हो। तो ये इसके कुछ लाभ हमने देखे, आप इन लाभ को ध्यान में रखें। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी कमियों पर, यानी इसके दोष। तो लेते हैं पद सोपान, पद सोपान के दोष। लीजिए साहब, पद सोपान की क्या क्या कमियां या दोष है, क्या समस्याएं आती है पद सोपान में, तो एक एक हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो कमी है वो है संगठन को लंबा करने की प्रवृत्ति। संगठन जो हमारा है, संगठन को लंबा करने की प्रवृत्ति, ये सबसे बड़ी कमी है, लंबा करने की प्रवृत्ति। अब ये कैसे कमी है, इसको समझिए आप कि जितनी ज़्यादा पद सोपानें बनती जाएगी, संगठन लंबा होता जाएगा, यानी ऊपर से नीचे जो है संगठन बढ़ता जाएगा। जितनी पद सोपानें बनेगी, आप देखिए, चाहे आप जो है किसी संगठन में एक पद सोपान बनाए, 2, 3, 4, जितनी आप बनाते जाएंगे संगठन लंबा होता जाएगा, तो संगठन की लंबाई बढ़ती जाएगी। ये इसका बड़ा दोष है। इसका परिणाम क्या होगा? संगठन की लंबाई बढ़ने का परिणाम क्या होगा कि हर एक जो सूचना है, हर एक जो सूचना है उसको हर एक सोपान से गुजरना पड़ेगा। तो क्या होगा? हर एक सूचना, सूचना का अर्थ आप समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे जब जाती है सूचना तो वो आदेश निर्देश है, और नीचे से जब ऊपर आती है तो वो सूचना या रिपोर्टिंग है। तो हर एक सूचना हर एक सोपान, हर एक सोपान से गुजरेगी, सोपान से गुजरेगी। और इसका परिणाम क्या होगा? जब हर एक सूचना हर एक सोपान से गुजरेगी तो इसका परिणाम ये होगा कि
इससे कार्यों में विलंब होगा, कार्य में विलंब होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है इसकी। ये सबसे बड़ा दोष इसका यही है कि कार्य में क्या होगा, विलंब होगा। जब हर सोपान से गुजरेगी सूचना, ऊपर से नीचे तक आदेश मिलने में बहुत समय लगेगा और नीचे से ऊपर रिपोर्ट करने में भी बहुत समय लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी एक्स है और उसको ए को कोई एप्लीकेशन देनी है, तो वो सीधा नहीं दे सकता, क्योंकि हमने देखा उचित मार्ग का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से एप्लीकेशन आगे से आगे जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति उसको देखेगा और उससे कार्य में क्या होगा, विलंब होगा। ये बड़ी जो है समस्या है। इसी को हम कह सकते हैं एक और रूप में लाल फीताशाही। ये शब्द आपने सुना होगा, लाल फीताशाही। ये एक शब्द है, लाल फीताशाही। क्या शब्द है, इसको रेड टेपिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। लाल फीताशाही का अर्थ होता है एक फाइल जो होती है, एक लेटर पैड होती है, उसके ऊपर एक लाल रंग का फीता बना होता है। तो वो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कोई कागज़ जाता है, कोई सूचना जाती है, तो वो उस फीते वाली जो फाइल है या जो पैड है उसमें बंद के जाती है, उसकी टेबल पर रख दी जाती है और वो व्यक्ति उसको कई बार खोलता ही नहीं है, बहुत समय लग जाता है खोलने में। तो ये लाल फीताशाही जो है, ये औपचारिकता और कार्य में होने वाले विलंब का प्रतीक है। ठीक है। दूसरा एक और हम इसका दोष ले सकते हैं और वो है औपचारिकताओं का औपचारिकताओं का पालन। औपचारिकताओं का पालन होता है। औपचारिकता का क्या अर्थ है? औपचारिकता का अर्थ सिंपल समझिए आप, कि नियम जो है, नियम प्रक्रिया पर जोर, काम पर जोर नहीं, नियमों के पालन पर ज़्यादा जोर देना, यह है औपचारिकता। तो नियम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो औपचारिकता होती है। और इस औपचारिकताओं के पालन के कारण क्या होता है, काम में देरी होगी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि सूचना हर एक सोपान से गुजरेगी, काम में देरी होगी। नियमों का ज़्यादा हवाला दिया जाता है तो उससे काम में देरी होती है। एक हम देखेंगे, मानवीय जो संबंध होते हैं, मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशन, यानी कर्मचारियों के बीच के जो आपसी संबंध होते हैं, औपचारिक संबंध नहीं, वो तो है अधिकारी अधीनस्थ संबंध, वो नहीं। कर्मचारी साथ साथ काम करते हैं तो उनमें कुछ भावनात्मक और सामाजिक संबंधों का विकास हो जाता है। साथ साथ काम करते हैं, मित्र बन जाते हैं, उनकी जो है आदतें एक जैसी होती है तो एक समूह बना लेते हैं। तो वो जो मानवीय संबंध है, उसका जो विकास होना, वो संगठन के लिए बहुत अच्छा रहता है। आगे हम एक मानवीय संबंध उपागम पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे कि मानवीय संबंध का विकास जो है संगठन के लिए बहुत ही लाभदायक है। लोग मन से जो है पूरी तरह वास्ता रखते हुए, मन प्राण से वास्ता रखते हुए संगठन के लिए काम करते हैं, संगठन को अपना समझते हैं। तो वो मानवीय संबंध का विकास जो है यहाँ पर तो अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है नियमों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, काम पे नहीं। तो किसी व्यक्ति का जब काम डिले किया जाएगा तो उसमें खिन्नता, गुस्सा जो है उत्पन्न होगा और वो संगठन को अपना नहीं समझेगा। आगे देखिए, कुछ और दोष लेते हैं इसका। एक दोष है कि जो शीर्ष व्यक्ति है, शीर्ष व्यक्ति कौन है, जो सबसे ऊपर पद सोपान में काम कर रहा है। शीर्ष व्यक्ति का जो निम्न स्तर के जो व्यक्ति हैं, निम्न स्तर के कार्मिक, उनसे क्या हो जाता है, कार्मिक से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये बड़ी जो है समस्या है इसकी, संबंध विच्छेद हो जाता है। अब संबंध विच्छेद कैसे होगा, क्योंकि उनके दो दो उच्च स्तर और निम्न स्तर, निम्न स्तर हम इसमें देखें, ये निम्न स्तर, ये उच्च स्तर।
इनके बीच में बहुत से व्यक्ति, अनेकों अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, जो डीजीपी है सबसे ऊपर का व्यक्ति है, और सबसे नीचे आते हैं कौन? कांस्टेबल। कांस्टेबल सबसे नीचे आते हैं। तो इनके बीच में जो है संबंध नहीं रहेगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा। कारण है कि इनके बीच में अनेक 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 पद सोपान कार्य करते हैं। अगली एक और कमी जो है वो है कि इस पद सोपान के कारण जो संबंध बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अधिकारी अधीनस्थ संबंध। अधिकारी अधीनस्थ संबंध ये बनते हैं। एक्चुअली संगठन जो नए जो शोध हुए, बाद में जो शोध हुए, उनके अनुसार ये कहा जाता है कि अधिकारी अधीनस्थ संबंध के बजाय जो है अनौपचारिक जो संबंध होते हैं, मित्रवत जो संबंध होते हैं, भावनात्मक और सामाजिक जो संबंध होते हैं, वो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ज़्यादा कारगर है। अधिकारी अधीनस्थ संबंध यानी एक बॉस है, एक उसका जूनियर है, उन दोनों के बीच में वार्तालाप भी केवल संगठन के कामों को लेकर ही होती है। अन्य संबंध, अन्य कामों को लेकर, अन्य बातों को लेकर उनमें कोई चर्चा नहीं होती है। तो अधिकारी अधीनस्थ संबंध का विकास हो जाता है। इसमें क्या होगा? अधिकारी अधीनस्थ संबंध में आप देखेंगे अधिकार या जो सत्ता है, अधिकार या जो सत्ता है वो निश्चित रूप से, और इसके अलावा कुछ सुविधाएं, ये भी आप देखेंगे सुविधाएं, यानी आप देखेंगे पद सोपान में कि जो ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो उच्च अधिकारी, उनके अधिकार भी ज़्यादा है, उनकी सुविधाएं भी ज़्यादा प्राप्त हो रही है। नीचे के व्यक्तियों को सुविधाएं और अधिकार कम मिलते हैं, ये निश्चित है। आप किसी भी संगठन में देख लीजिए, आप संगठन का जो मुखिया होता है उसको कार भी अलॉट कर दी जाती है, वेतन भी उसका बहुत ज़्यादा है, उसको टेलीफोन की भी सुविधा है, बंगला भी मिला हुआ है। लेकिन नीचे के जो व्यक्ति हैं उनको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो फिर क्या होगा कि उनमें असंतोष उत्पन्न होगा। नीचे के जो कार्मिक है, नीचे जो कार्य कर रहे हैं कार्मिक, नीचे के कार्मिक, उनमें क्या उत्पन्न होगा? असंतोष उत्पन्न होगा। वो देखेंगे कि हमें तो जो है सुविधाएं मिल ही नहीं रही है, और वो संगठन के लिए ठीक नहीं है। वो फिर कई बार आंदोलन करते हैं, कई बार अपनी सुविधाओं को लेके विरोध प्रदर्शन करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब उच्च अधिकारी अयोग्य हो, अधिकार सत्ता खूब प्राप्त है, सुविधाएं खूब प्राप्त है, लेकिन उच्च अधिकारी जब अयोग्य हो, स्पेशली मैं कहूँ कि उच्च अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी अयोग्य हो, उसके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा उसकी नेतृत्व क्षमता अच्छी नहीं है, उच्च अधिकारी अयोग्य हो और नीचे के अधिकारी सुयोग्य हो, उनको ज़्यादा जानकारी है, काम की नॉलेज है, पर उनको बेचारों को अधिकार या सत्ता और सुविधाएं कम मिली है, तब और ज़्यादा असंतोष होगा कि देखिए हम तो कितना काम करते हैं, हमारी कितनी नॉलेज है, और ये आके हमारे सिर पे बैठ गया है, इसको न तो कुछ आता जाता है और सुविधाएं सारी इसको दे दी गई है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये उच्च अधिकारियों में जो है इस प्रकार की अयोग्यता होने पर निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं उनमें असंतोष उत्पन्न होगा। एक और चीज़ है नेचुरल इसमें, कि जो निम्न स्तर के जो कार्मिक है, निम्न स्तर के किसी भी लेवल पे हो, निम्न स्तर के कार्मिक में एक प्रकार का डर या भय रहता है। उच्च अधिकारी से बार बार बात करने से डरता है, बार बार पूछने से डरता है। तो निम्न स्तर के कार्मिक में मनोबल, मनोबल जिसे कहते हैं मन का बल, मन की शक्ति, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। मनोबल और जो अभिप्रेरण है, यानी काम करने की जो इच्छा है, अभिप्रेरण कम हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है इसकी। क्यों? क्योंकि उनमें एक प्रकार का भय या डर व्याप्त होता है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा एक समस्या और आ जाती है, वो है समन्वय की समस्या।
समन्वय की समस्या। ये जो सोपान है, समन्वय का अर्थ समझे आप। सोपान जो है हमारे समस्या, ये जो सोपान है हमारे पास, सोपान इनके कार्यों में, हालांकि जो सोपान के जो कार्य हैं यानी एक लेवल के जो व्यक्तियों के कार्य हैं उनमें तो एक रूपता लाता है, लेकिन जो ऊपर से नीचे के जो व्यक्तियों के कार्य है यानी उच्च अधिकारी और उनके नीचे के जो कार्मिक है उनके कार्यों में समन्वय लाने की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। समन्वय के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि इससे समन्वय में जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि ये विभिन्न दोष हैं इसमें, जो कि पद सोपान को जो है संगठन के लिए समस्या के रूप में उत्पन्न करते हैं। लेकिन उनमें सबसे जो बड़ा जो दोष है वो है कार्यों में विलंब, काम में देरी। ये सबसे बड़ा दोष है। इसका एक जनरल आप ये ध्यान रखें कि कार्य में विलंब होने का कारण क्या है कि संगठन लंबा हो गया है और हर एक सूचना हर एक सोपान से गुजरती है, लाल फीताशाही संगठन में है, तो इसकी वजह से कार्य में विलंब होता है। बाकी तो और जो समस्याएं हैं जो है ही, आगे लेते हैं हम कि इन समस्याओं के समाधान के क्या उपाय हैं। जो समस्याएं तो है नो डाउट, समस्याएं के जो समाधान है, समाधान के उपाय कैसे समाधान किया जाए। सबसे बड़ी समस्या क्या है वो हम देख चुके हैं, वो है कार्यों में विलंब। तो विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न चिंतकों ने अलग अलग उपाय सुझाए हैं। एक जो है उपाय वो आपके सामने लिखता हूँ मैं, वो है गेंग प्लांक। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। गेंग प्लांक, ये गेंग प्लांक दिया है हेनरी फेयोल ने। अब क्या है गेंग प्लांक? गेंग प्लांक ये है, देखिए मैं इसको इसी पद सोपान में समझाता हूँ। ये ए कार्यरत है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, एफ और जी, ये व्यक्ति कार्यरत है। मान लीजिए डी या डी को संपर्क करना है ई से, या डी को संपर्क करना है जी से। तो कैसे डी संपर्क करे? तो पद सोपान का सिद्धांत तो ये कहता है कि डी पहले सी को जो है संपर्क करेगा, सी फिर बी को, बी ए को, ए से फिर ई तक जो है वो पत्र या सूचना जाएगी। यानी डी को संपर्क करना है ए से, तो डी विल गो टू सी, सी से फिर बी, बी से ए और ए से ई। इस प्रकार से चलेगी ये पद सोपान का सिद्धांत, यही कहता है। और जी से करना है तो फिर ई से एफ और एफ से जी, ये पद सोपान। कितना समय लगेगा इसमें, इसीलिए कार्य में विलंब होता है। हेनरी फेयोल कहते हैं कि यदि आवश्यक हो यानी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, आवश्यक होने पर सम स्तरीय जो कर्मचारी है, सम स्तरीय जो कार्मिक, अभी मैं बताता हूँ सम स्तरीय कैसे, सम स्तरीय कार्मिक जो है वो सीधा संपर्क करें, सीधा संपर्क करना। यह अब इसको कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए सी को संपर्क करना है एफ से, तो चैनल तो आप समझ ही गए होंगे, सी टू बी, बी टू ए, इस तरह से। लेकिन यदि सी सीधा संपर्क कर ले एफ से, तो इसको कहेंगे गैंग प्लांक, बीच के इन सब को छोड़ दें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि बी, जैसे सी संपर्क करना चाहता है एफ से, तो बी को सूचित कर दे, और इसी प्रकार से एफ जो है ई को सूचित कर दे। यानी उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ लिख देते हैं, बशर्ते उच्च अधिकारी कार्यों को सूचित कर दिया जाए, बता दिया जाए कि हम लोग सीधा संपर्क कर रहे हैं, सूचित कर दिया
जाए। क्या बातचीत हुई वो भी बता दी जाए, क्या समाधान निकला वो भी बता दिया जाए, तो उनको सूचित कर दिया जाए और उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिस इज गैंग प्लांक। तो सम स्तरीय, ये एक वर्ड याद रखिए तो आप समझ जाएंगे, सम स्तरीय कार्मिकों में सीधा संवाद, ये कहलाता है गैंग प्लांक। दूसरा एक और आया इसमें, स्तर छलांग। स्तर छलांग बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है, लेवल जंपिंग कहते हैं इसको। स्तर छलांग में क्या होगा? स्तर छलांग में देखिए बिल्कुल फर्स्ट सोपान में ए बी सी डी, ये मान लीजिए काम कर रहे हैं। अब डी को संपर्क करना है बी से, तो सी की अवहेलना कर दे, यानी सीधा बी से संपर्क कर ले, यह है स्तर छलांग। तो बीच के किसी स्तर को संप्रेषण में छोड़ देना, बीच के स्तर को आप छोड़ दीजिए, तो यह कहलाता है स्तर छलांग। फिर यहाँ पर बात वही है कि सी को जानकारी जरूर दे दी जाए, वरना सी नाराज हो जाएगा। सी को ये बता दिया जाए कि हम दोनों किस मुद्दे पर संपर्क कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या निकला, ये उसको बाद में या जो है कार्य पूरा होने पर बता दिया जाए। दिस इज कॉल्ड स्तर छलांग। चलिए, इसके बाद है एक और चीज, वो है मैट्रिक्स संगठन। मैट्रिक्स संगठन, ये लेते हैं हम मैट्रिक्स संगठन। सिंपली ध्यान रखें आप इसमें केवल इतना सा, मैट्रिक्स संगठन जो है वो दो प्रकार के संगठन, एक तो जो पद सोपान वाले संगठन है, पद सोपान वाले संगठन, जिसमें आदेश की रेखा ऊपर से नीचे जाती है, आप देख चुके हैं आदेश की रेखा ऊपर से नीचे जाती है। और एक होता है विशेषज्ञों का संगठन, विशेषज्ञों का संगठन। इन दोनों का यह मिश्रण है, ये कहलाता है मैट्रिक्स संगठन। तो इसमें क्या होता है कि आदेश की रेखा न केवल ऊपर से नीचे जाती है बल्कि समस्तरीय इस प्रकार भी चलती है। तो यह प्रतिच्छेदन करती है, आदेश की रेखा ऊपर से नीचे भी चलती है। और जैसे ये मान लीजिए इसका थोड़ा सा संरचना लें, ये प्रबंधक है यहाँ पर, और इसके नीचे ये 4 विभाग है, मान लीजिए ये कोई भी विभाग ले सकते हैं हम, एक्स वाई जेड और एन, ये 4 विभाग ले लिए। अब इनमें कार्यरत है व्यक्ति, मान लीजिए ये विभाग लिया हमने और इनमें कार्यरत है व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये ए बी और सी इसमें कार्यरत हैं, तो इनमें आदेश की रेखा ऊपर से नीचे चलेगी। और इसमें मान लीजिए कार्यरत है पी क्यू आर, ये 3 व्यक्ति कार्यरत हैं, इसमें भी आदेश की रेखा ऊपर से नीचे चलेगी। इसमें मान लीजिए कार्यरत है 1 2 और 3 नामक व्यक्ति, इसमें भी आदेश की रेखा ऊपर से नीचे चलेगी। और इसमें कार्यरत है मान लीजिए कुछ भी नाम ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए एच एम और एन, ये कार्यरत है, तो इसमें भी आदेश की रेखा ऊपर से। लेकिन साथ ही साथ इन व्यक्तियों में इस प्रकार से भी संबंध होंगे, यह है मैट्रिक्स संगठन, इस प्रकार से भी आपसी संबंध होंगे, यानी यूं भी चलती है रेखाएं और यूं भी चलती है, तो यह कहलाता है मैट्रिक्स संगठन। इसी प्रकार से एक और संगठन आता है, इसका विकास जो है अमेरिका में हुआ, मैट्रिक्स संगठन का विकास ये अमेरिका में जो है विकास हुआ। और जो रिसर्च के जो कार्य हैं अमेरिका में विकास, और अनुसंधान के जो कार्य हैं, अनुसंधान के कार्य, उनमें ये बड़ा उपयोगी है। तो आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए इसका, मैट्रिक्स संगठन का। और अगला एक और ले लेते हैं इसमें, जिससे कि
कार्यों में विलंब नहीं होता है वो है परियोजना संगठन। परियोजना संगठन। तो जो प्रोजेक्ट कार्य होते हैं, प्रोजेक्ट कार्य यानी जो दीर्घकालीन परियोजनाएं जो होती है, जैसे कोई बांध का निर्माण करना है, मेट्रो का निर्माण करना है, तो दीर्घकालीन जो परियोजनाएं होती है के लिए ये उपयोगी है। जब वो परियोजना पूरी हो जाती है तो ये समाप्त हो जाता है। तो ये कुल मिला के विशेषज्ञों का संगठन है। विशेषज्ञों का संगठन। विशेषज्ञ कौन? उस परियोजना को, जैसे रेलवे का काम है, मेट्रो का काम है, जैसे तो मेट्रो के काम के लिए मेट्रो के काम से संबंधित इंजीनियर, उनका संगठन ये बनता है। तो इसमें क्या है कि वो सभी सम स्तरीय होकर कार्य करते हैं। हालांकि एक प्रबंधक भी होता है जैसा इसमें होता है, पर प्रबंधक केवल समन्वयक होता है, वो आदेश वादेश नहीं देता है। जो है वो सब जो विशेषज्ञ हैं वो स्वयं आदेश लेते हैं और अपना काम करते हैं। और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो संगठन भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पद सोपान का सबसे बड़ा दोष क्या दोष? कार्यों में विलंब। उस विलंब के निवारण के लिए विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार के उपाय बताए हैं, जिनमें ये 4 नाम आप याद रखें: गैंगप्लांग, स्तर छलांग, मैट्रिक्स संगठन और परियोजना संगठन। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जो लोक प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज से संबंधित हो, यूपीएससी से संबंधित हो, यूजीसी नेट से संबंधित हो, उनको शेयर ज़रूर करें। और लोक प्रशासन जो विषय है उसको और ज़्यादा हम आगे की वीडियो में रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।